हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो ऐतिहासिक कहानी की श्रृंखला जो है हमारी, और हम जो इतिहास आज से शुरू कर रहे हैं, यह है इतिहास दोस्तों। हम एक इस प्रकार से शुरू कर रहे हैं कि जीरो से लगा कर के जीनियस तक आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए यह क्लास जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली हो। इसमें जो है हम शुरुआत में क्या करेंगे, पहले टॉपिक पूरा करने का प्रयास करेंगे। देन इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में। उन क्वेश्चनों को भी एक दिन सॉल्व करेंगे जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाया करेगा। दोस्तों, यह क्लास जो है किसी भी परीक्षा को हो, आईएएस से लगा कर के पटवारी तक के लिए, जिसमें इतिहास पूछा जाता है, तो आपके लिए यह क्लास जो है निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। आप इस चीज़ का डिसीजन तभी कर पाएंगे जब आप एक बार क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक अंत तक देखेंगे। देन इसके बाद जो है आप क्या करना, इस बात का फैसला करना कि यह हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कल जो है हमने इतिहास का सामान्य परिचय देखा था और उसमें विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के संदर्भ में क्या कहा था वो बात की थी। थोड़ा सा फैक्चुअल क्लास थी तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया, हालांकि मैंने कोशिश की थी जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है समझाने की। चलिए अब जो क्लास होगी, और ख़ास तौर से सिंधु घाटी सभ्यता से होगी, उसमें जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आप उसके बाद ही यह तय करेंगे कि क्लास में कितनी गुणवत्ता है, कितनी गुणवत्ता नहीं है, क्या है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, वहाँ से हम जो प्रश्न आपका उठा लेंगे। चलिए पहला जो हमारा इतिहास के क्रम में जो आज हम जहाँ शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है पाषाण काल। हालांकि यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु फिर भी प्रश्न ही आते हैं, क्योंकि आपको करना है तो एक तरफ से पूरा कीजिएगा। देन उसके बाद ही आपको जो है इतिहास के सही क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम बात करेंगे आज पाषाण काल की। पाषाण काल दोस्तों इतिहास का वह काल है, न सिर्फ पाषाण काल, जबकि पूरे प्राचीन काल में बात करूं तो समय का यहाँ पर बहुत कम महत्व है। आप समय ज़्यादा याद करने में मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि फिक्स समय यहाँ पर बहुत कम जो है प्रमाणित है, लगभग समय है, तो आप मोटा मोटा समय यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। हम जो है पाषाण काल की बात करेंगे दोस्तों, उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सीधा सा स्टार लगाऊंगा, वहाँ पर हाईलाइट भी करूँगा कि ये बात आपकी जो है परीक्षा में पूछी जाती है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पाषाण काल। पाषाण काल की दोस्तों बात करें तो काल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? काल का मतलब होता है समय से। काल का जो मतलब है वो किससे है? समय से है। और पाषाण का मतलब किससे है? पाषाण का मतलब जो है वो पत्थर से है। तो एक ऐसा समय, पत्थर का समय था क्या ये? जी हाँ, पत्थर का ही समय था। पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड है जहाँ पर पत्थर की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। कल हमने सामान्य परिचय में भी बात कर ली थी कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास क्या होता है, ये बातें देख ली थी। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम दोस्तों, अगर आप ये स्लाइड क्लियर देख पा रहे हैं तो इतिहास के विभाजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, कि इतिहास में सबसे पहला कालखंड होता है वो क्या है? आपका प्रागैतिहासिक काल है। और जो दूसरा कालखंड होता है वो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? ऐतिहासिक काल दिया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर हमें लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर होता है, या फिर यूँ मान लीजिए पुरातात्विक यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। और ऐतिहासिक काल वह होता है जहाँ पर लिखित भी साक्ष्य होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं। और ये इतिहास जो है दोस्तों हमारा कहाँ से प्रारंभ होगा? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वहाँ से हमें क्या है ये इतिहास देखने को मिलेगा। कौन सा? ऐतिहासिक कालखंड कहाँ से पढ़ेंगे हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ेंगे। मैं सामान्य में बात करूं
यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इतिहास होता है फ्रेंड्स, उसे प्रमाणों के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार से बांट दिया गया है। एक है आपके सामने प्राग ऐतिहासिक काल, और यह वह कालखंड है जहाँ पर केवल क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। एक कालखंड है जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह फ्रेंड्स वह कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो होते हैं परंतु उनको जो है अभी तक समझा नहीं जा सका है। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल, इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी होते हैं और इन्हें समझा भी गया होता है। इस ऐतिहासिक काल को दोस्तों भारतीय संदर्भ में 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहली बात करें तो प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। दोस्तों प्राचीन काल में जहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। वहीं मध्यकाल में भी बात करेंगे। मैं विस्तार कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास करूंगा। आधुनिक इतिहास की यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जहाँ हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और मौर्य काल, गुप्त काल जैसे महानतम शासकों का जिक्र करेंगे। यहाँ पर राजपूत काल के बाद में जो है मध्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अकबर, दिल्ली सल्तनत जैसे यहाँ पर बात करते हुए दोस्तों भारत जो है यहाँ पर आकर के ब्रिटिश शासन की बात करेंगे, गुलाम हो जाएगा और गुलामी से लेकर के हम आज़ादी तक की बात करेंगे, आधुनिक काल में बात करेंगे। तो ऐसा हमारा क्या होगा, ये क्रम होगा। लेकिन यह क्रम जो है इतना कम रास्ता नहीं समय लेगा। इस रास्ते को तय करने में आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए इसे हम क्रम से करेंगे। हमारा पहला स्टेप जो होगा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना होगा, दूसरा स्टेप जो होगा मध्यकाल होगा और तीसरा स्टेप क्या होगा, आधुनिक काल हम करेंगे। फ्रेंड्स, ब्रिटिश इतिहासकारों ने विभिन्न नज़रिए से भारतीय इतिहास को बांटने का काम किया है। इस कालखंड को इन्होंने बांटा हिंदुओं का काल, जो प्राचीन काल है इसे हिंदुओं काल कहा, और जो आधुनिक काल है इसे मुस्लिमों का काल कहा, और जो ये वाला काल है इसे अंग्रेज़ों का काल कहा। अंग्रेज़ों ने भारत में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए वहाँ के राजाओं के नाम पर जो है इतिहास का नामकरण कर दिया। हालांकि भारत द्वारा इसमें बाद में क्या किया गया, सुधार किया गया। तो ये नज़रिया ही था जो आगे चल कर के दोस्तों एक दूसरे के बीच में सांप्रदायिकता का बीज पैदा कर दिया और अंग्रेज़ों ने इसमें कसर नहीं लगाई थी। हम ब्रिटिश काल का जब इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, मैं विस्तृत चर्चा करूँगा इसमें। यहाँ पे यकीन मानिए वो इतिहास का समझने का तरीका महसूस करेंगे कि आप इतिहास जीना सीख जाएंगे, ना सिर्फ समझना सीखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो क्या थी, हमारी सामान्य समझ थी, ये वही है, इतिहास के विभाजन की बात है। अब प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं और प्राग ऐतिहासिक काल में जो काल आता है उसे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। फ्रेंड्स से बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा, हर बात के हर पहलू को आपको समझाने का कार्य करूंगा। फैक्ट हो सकता है आपसे न बने, लेकिन जिस तरीके से इतिहास का आपका कॉन्सेप्ट बनेगा ना, आप जीवन भर याद रख पाएंगे मेरे कॉन्सेप्ट, यकीन मानिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाषाण काल मैं पहले भी बता चुका हूँ। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, और काल का मतलब क्या होता है, समय। भारतीय इतिहास में, इतिहास के प्रारंभिक काल में एक ऐसा कालखंड जहाँ पत्थर की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, चाहे वह आग जलाने के लिए उपयोग में लाते हों, चाहे वह हथियार के लिए उपयोग में लाते हों, चाहे रहने के लिए हों। दोस्तों इन सब में पत्थर की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लोग रहने के लिए पत्थर के घरों में, अर्थात जो पहाड़ों की गुफाएं होती थी पत्थरों से बनी हुई, उन्हीं का उपयोग करते थे। दोस्तों इस काल में पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। अगर खाना पकाने के लिए हो तो उस टाइम पर बर्तन नहीं होते थे, पत्थर के ही बर्तन का जो गड्ढा बना करके उपयोग किया जाता था। दीपक भी इसी से बनाए जाते थे, और जो विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें होती थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, पत्थर की थी। इस पाषाण काल दोस्तों की बात करें, ये लगभग
फ्रेंड्स, ये जो समानता मैं एक बार फिर कहूँगा, इस समय को बहुत महत्व मत दीजिएगा। 10 लाख से लगा कर के 10 लाख से लगा कर के जो 10,000 साल तक का समय है वो किस में आता है? पाषाण काल में आता है। बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ईसा पूर्व जो होती है शताब्दी ईस्वी के, जैसे वर्तमान में कितनी चलती है? 2024 ईस्वी चल रही है। 2024 से एक समय ऐसा रहा होगा कि 2000 रहा होगा, फिर 1000 रहा होगा, फिर 0 ईस्वी रही होगी, और 0 के पहले जाएंगे तो फिर क्या है? ईसा पूर्व चालू हो जाएगा। वो ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता है। तो इस पाषाण काल को दोस्तों पत्थर के विभिन्न उपयोग के कारण क्या कर दिया गया? 3 कालखंडों में बांट दिया गया। कैसे उपयोग के कारण? जैसे पहले पत्थर के रूप में जो है कैसे हथियारों का उपयोग किया जाता था, बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था, पुराने पत्थरों का उपयोग किया जाता था, किस किस में पत्थर का उपयोग किया जाता था, उस आधार पर क्या कर दिया हमने? पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। हम प्रत्येक भाग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो है पुरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं अगले चरण की। जो पहला चरण है हमारा पाषाण काल में, वो है अब पुरा पाषाण काल। दोस्तों पुरा पाषाण काल जो पाषाण काल का एक भाग है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? पुरा पाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। यह इतिहास का पाषाण काल का समय है। पाषाण काल का भी प्रथम चरण है वो क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल कहलाता है। इससे आशय क्या है दोस्तों? पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और पत्थर का मतलब क्या होता है? पत्थर। जो सबसे शुरुआत में पत्थर का उपयोग किया गया था उस कालखंड की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आशय हो गया। अगर इसमें बात करें दोस्तों, इस समय पर मनुष्य का जीवन कैसा हुआ करता था, तो मानव का जो जीवन होता है दोस्तों, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। इस कालखंड को, जो पुरा पाषाण काल है, इसे कौन सा कालखंड भी कहते हैं? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय पर जो मनुष्य का जीवन होता था, शिकार और कंदमूल। पहले इस बात को समझिए, आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। जब व्यक्ति का जीवन क्या होता था? स्थायी नहीं होता था। जब घर नहीं हुआ करते थे, स्थायी जीवन नहीं हुआ करता था, तो कैसा जीवन जिया करते थे? शिकारी जीवन जिया करते थे। शिकार मार कर लाते थे, खाते थे, रात के पेड़ों में सो जाते थे, पुनः सुबह पत्थर उठाया और पुनः अपने भूख के जुगाड़ में कार्य करने लगा। अखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। जीवन जो है इनका शिकार और कंदमूल फल पर निर्भर रहता था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पूछा जा चुका है एक बार कि पुरा पाषाण काल में कौन सी प्रजाति पाई जाती थी मानव की, तो आप क्या बताएंगे? नेग्रिटो प्रजाति पाई जाती थी। कौन सी प्रजाति पाई जाती थी? नेग्रिटो प्रजाति पाई जाती थी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक पूरा करने के बाद क्वेश्चन लगा लीजिएगा। यदि ना बने तब बताइएगा। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन दोस्तों 90% यकीन मानिए क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ का जीवन हो गया। जीवन कैसा था? शिकार और कंदमूल फल पर आधारित था। आग का ज्ञान था, प्रयोग से अनभिज्ञ थे। दोस्तों यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपसे ये पूछा जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? फ्रेंड्स, इस काल में आग का आविष्कार नहीं माना जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है कि आग का जो है लोगों को ज्ञान तो था, परंतु वह प्रयोग नहीं उसका जानते थे, उसका महत्व तो नहीं जानते थे। तो आग का आविष्कार जाकर के आगे होगा, अभी हम देखेंगे। तो आग का ज्ञान था, प्रयोग से अनभिज्ञ थे। कब? पुरा पाषाण काल में आग के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं? सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों यहीं से बनते हैं कि पुरा पाषाण काल में ये जो स्थल हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से हमें पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो बहुत जगह से प्राप्त हुए हैं, परंतु आपको जो याद रखना है, एक तो भीमबेटका याद रखना है, दूसरा हथनौरा याद रखना है, तीसरा जो है मद्रास याद रखना है। हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे अभी आगे चल करके कि यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि भीमबेटका दोस्तों वह स्थल है जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। भीमबेटका जो है मध्य पाषाण काल में भी इसका नाम आता है, इसलिए भी आगे देखेंगे। थोड़ा सा क्या कीजिए, सब्र कीजिए। हमने क्या देखा? समानता पुरा पाषाण काल का समझा, और इस काल में समझा कि प्राचीनतम पत्थर का काल था, और यहाँ जो जीवन जो हुआ करता था कैसा था? अखेटक और खाद्य संग्राहक जीवन हुआ करता था। और जो मनुष्य की प्रजाति रहती थी, यहाँ पर कौन सी प्रजाति रहती थी? नेग्रिटो प्रजाति रहती थी। चलिए बात करते हैं। ये है आपकी भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका है क्या आखिर? तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या थी? गुफाएं थी।
भीमबेटका क्या थी दोस्तों, ये गुफाएं थी। और इन गुफाओं में जो है क्या प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की स्लाइड आएगी, उसमें विस्तृत अध्ययन करूंगा। चित्रों से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, उनकी बात करूंगा। ये भीमबेटका कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये गुफाएं जो हैं यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। और कब के चित्र प्राप्त हुए हैं, पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। यह जो है आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला। उस जिले में जो है क्या पाई गई हैं, भीमबेटका गुफाएं पाई गई हैं। दोस्तों ये विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहे जाते हैं जो पाषाण काल से संबंधित हैं। फ्रेंड्स इसकी महत्वता को देखते हुए 2003 में जो है दोस्तों इसे क्या किया गया, यूनेस्को द्वारा जो है, यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसे क्या किया गया, विरासत स्थल घोषित किया गया। और इसकी अगर खोज की बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है 1957 में एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता रहे जिनका नाम है वी.एस. वाकड़कर द्वारा इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत मंदसौर जिले से संबंधित थे। इनके द्वारा ही कायथा नगरी की भी खोज की गई थी। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, समझिएगा बड़ी ध्यान से। अगर अगली स्लाइड है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास जो था इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। उसमें से हमें पहला कालखंड जो मिला प्रागैतिहासिक काल मिला। अब प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल पढ़ रहे हैं। कौन सा काल पढ़ रहे हैं, पाषाण काल पढ़ रहे हैं। और पाषाण काल को जो है हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से काल जो हैं पाषाण काल में हैं, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पुरा पाषाण काल को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल को जो है पुनः 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं करना है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल को हम पुनः 3 भागों में बांटेंगे और एक एक करके अध्ययन करेंगे। जहाँ से प्रश्न आते हैं उन चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम अब अध्ययन करते हैं किसका, निम्न पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण काल को फ्रेंड्स, पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आधार क्या है, उपकरणों में भिन्नता। जो पाषाण काल के उपकरण हैं उसमें देखें यहाँ पर तो भिन्नता है। कोई चिकना है, कोई काले पत्थर से बना हुआ है, कोई स्लेटी पत्थर से बना हुआ है, कोई जैस्पर से बना हुआ है, कोई लंबा है और कोई धारदार नुकीला है। इनकी भिन्नता के कारण जो है इतिहास के कालखंड को 3 खंडों में बांट दिया गया है पुनः पुरा पाषाण काल को। कौन कौन सा, निम्न पुरा पाषाण काल, पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। देखते हैं प्रत्येक में क्या क्या खास है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो प्रश्न आते हैं जहाँ से वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहास जो है कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। लेकिन यकीन मानिए मैंने काफ़ी रचनात्मकता की हुई है। निम्न पुरा पाषाण काल की बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस काल में मनुष्य मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। कैसे पत्थर का उपयोग करता था, निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल को उपकरणों के आधार पर 2 भागों में पुनः बांट देते हैं, यानी कि 2 भागों में न बांटकर यूँ मान लीजिए कि निम्न पुरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जहां पर लोग रहते थे, कार्य करते थे, 2 संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक चौपर चेपिंग पेबल संस्कृति और दूसरी है हैंड एक्स संस्कृति। ये प्रश्न आता है कि चौपर चेपिंग पेबल संस्कृति का विस्तार कहाँ पर था, हैंड एक्स संस्कृति का विस्तार जो है कहाँ पर था। कुल्हाड़ी की हैंड एक्स यानी कि हैंड एक नहीं है भाई,
हैंड एक्स है। हैंड एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? पहली पत्थर कुल्हाड़ी कहाँ पाई गई थी? इसे प्रश्न आते हैं, हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो समझिए कि निम्न पुरापाषाण काल में जो है किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। पता होना चाहिए क्वार्टजाइट पत्थर में क्या महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, कौन सा पत्थर है? क्वार्टजाइट पत्थर है। और ये आप देख पा रहे हैं कि संगमरमर जैसा चिकना पत्थर है थोड़ा सा। तो जो ऐसा पत्थर होता है वो क्या है? आपका क्वार्टज और क्वार्टजाइट पत्थर है। तो ऐसे पत्थरों का उपयोग कब किया जाता था? निम्न पुरापाषाण काल में किया जाता था। निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो दो संस्कृतियां विकसित हुई हैं, चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, देखते हैं एक एक करके। आपके पास है चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति। पहला प्रश्न आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न आपसे आएगा कि चॉपर चैपिंग जो पेबल संस्कृति है, इसका विस्तार जो है या विकास जो है किस कालखंड में हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल के किस भाग में? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल में। आई होप आप समझ गए होंगे। ये चॉपर चैपिंग जो संस्कृति है दोस्तों, कहाँ? पंजाब की सोहन नदी घाटी में विकसित हुई थी। पहली बात तो कहाँ थी? तो आप क्या बताएंगे? पंजाब में थी। दूसरी बात है, नदी कौन सी थी? सोहन नदी घाटी थी। और सोहन नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी जो सोहन नदी थी, उस घाटी में क्या हुई थी? आपकी चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति विकसित हुई थी। अब ये चॉपर चैपिंग पेबल क्या है? तो दोस्तों चॉपर चैपिंग और पेबल की बात करें, ये क्या है? उपकरणों के नाम हैं। एक उपकरण क्या होता था? चॉपर चैपिंग उपकरण होता था। एक क्या होता था? पेबल उपकरण होता था। उपकरण जो होते थे, यहाँ के उपकरण कैसे होते थे? दो धारी उपकरण होते थे। चॉपर पेबल जो है उपकरण है, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विकास सोहन नदी घाटी में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चॉपर चैपिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और चॉपर पेबल जो है क्या है? ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये उपकरण हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। कहीं पर जैसे ऐसी नदी बह रही है, ऐसी नदी बह रही है और यहाँ पर जो है पत्थर डला हुआ है, तो इस पत्थर में जो पानी से रगड़ रगड़ कर क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। तो ये चिकना पत्थर ही क्या कहलाता था दोस्तों? चॉपर कहलाता था। जो उसका बड़ा रूप होता था वो क्या कहलाता था? पेबल कहलाता था। तो आई होप आप अभी चित्र आएगा आएंगे तो मैं दिखा दूंगा। तो ये है आपकी, यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको, तो ये कौन सी है? सिंधु नदी है। और यहीं पर जो है इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी? आपकी चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति थी पंजाब साइड में। तो क्या प्रश्न हो सकता है? पहली बात, चॉपर चैपिंग संस्कृति का संबंध किस कालखंड से है? निम्न पुरापाषाण काल से है। कहाँ पर थी? पंजाब में थी। किस नदी घाटी में थी? सोहन नदी घाटी में थी। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के उपकरण पाए गए थे? चॉपर चैपिंग उपकरण पाए गए थे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो निम्न पुरापाषाण काल में हमने क्या देखा कि यहाँ के जो साक्ष्य हैं वो जो है कहाँ पर पाए गए हैं? निम्न पुरापाषाण काल की चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति है, उसके साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? पंजाब में पाए गए हैं। प्लस है दोस्तों, पंजाब के साथ साथ सोन नदी में भी निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। सोन नदी कहाँ पर पड़ती है? ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश में भी क्या पाए गए हैं? सोन घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये दो धारी उपकरण है दोस्तों। ये कैसा उपकरण है? ये आपका दो धारी उपकरण है। और इन्हीं उपकरणों का जो क्या करते थे? निम्न पुरापाषाण काल में उपयोग किया जाता था। और ये किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। और ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये नदी की धारा है। नदी की धारा में पत्थर जो रगड़ रगड़ कर क्या हो गए हैं? चिकने हो गए हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता था दोस्तों? पेबल कहा जाता था। और छोटे आकार के जो होते थे उन्हें क्या कह दिया जाता था? चॉपर कह दिया जाता था। तो चॉपर चैपिंग पेबल क्या है? एक प्रकार के पत्थर हैं। आई होप आप समझ गए। ये व्यक्ति आप देख पा रहे हैं कि पत्थर से ही क्या कर रहा है? कुछ औजार बना रहा है, अथवा औषधि बांट रहा है, अथवा जो काटने के रूप में भी, जो हंसिया कुल्हाड़ी के रूप में भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अब है हमारे पास हैंड एक्स संस्कृति। फ्रेंड्स समझिएगा ध्यान से कि जो निम्न पुरापाषाण काल में हमने दो संस्कृतियां देखी थी, एक कौन थी? चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति थी, और दूसरी क्या थी? हैंड एक्स संस्कृति। चॉपर चैपिंग पेबल संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई? पंजाब में विकसित हुई। और पंजाब में और खास तौर पर जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। हैंड एक्स संस्कृति दोस्तों कहाँ विकसित हुई थी? याद रखिएगा, ये मद्रास में विकसित हुई थी। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मद्रास में संस्कृति विकसित हुई थी। तो कहाँ पर? ये मद्रास के बदमुद्राई और अतिराम पक्कम स्थान। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्थान। अतिराम पक्कम जो है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया कि अतिराम पक्कम जो है
किस संस्कृति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित है। और हैंड एक्स संस्कृति किससे संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरा पाषाण काल से संस्कृति संबंधित है। दोस्तों इसी ये जो 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट पल्लवरम से प्रथम कुल्हाड़ी की प्राप्ति की थी। लगाइए, कितने भी स्टार आपको लगाना है लगाइएगा। कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? पहली बार कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? आता है प्रश्न तो 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे सुबह सुबह आप डेली क्या करते हैं? ब्रश करते हैं ना। ये क्या है? आपका ब्रश है। ब्रश करते हैं तो आप याद करिएगा कि जब भी आप ब्रश करें सुबह से, तो ब्रश नहीं, ये मानिएगा कुल्हाड़ी का जो है बेंट पकड़े हुए हैं, कुल्हाड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको याद करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये ब्रसफुट मतलब ब्रसफुट क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी की खोज करता हो जाएगा। कहाँ पर की थी? पल्लवरम नामक स्थान में की थी। ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किस स्थान से कुल्हाड़ी खोज की गई थी? पल्लवरम नामक स्थान से की गई थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। पत्थर की कुल्हाड़ी दोस्तों खोजी गई थी। और ये स्थान कहाँ पर स्थित है? हैंड एक्स संस्कृति के अंतर्गत मद्रास में पड़ता है। उपकरण जो होते थे कोर तथा फ्लैग प्रणाली में थे। वहाँ पर देखा था दोस्तों, उपकरण क्या होते थे? चिकने होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था भाई? पेबल और चॉपर चैपिंग कहा जाता था। यहाँ पर उपकरण जो कैसे हैं? कोर। कोर मतलब क्या होते हैं? कोनेदार। जैसे आप ये देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के तिकोने बने हुए। अब ऐसे में क्या है, इसे घुमा करके मार देते तब भी लग जाता था भाई, इसे ऐसे कहीं रगड़ दिया तब भी ऐसे में कुछ ना कुछ इनका उपयोग, अलग अलग प्रकार के उपयोग होते थे। तो कोर तथा फ्लैग प्रणाली पर कैसे होते थे? उपकरण आधारित होते थे। 1982 में अरुण सुनकिया ने नर्मदा घाटी में मानव खोपड़ी की खोज की थी। दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। कितने स्टार लगा देता हूँ? ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। अरुण सुनकिया दोस्तों कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी के अंदर भी बात करें दोस्तों, एक ज़िला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, एक ज़िला है जिसका नाम है सीहोर ज़िला। कौन सा ज़िला? सीहोर ज़िला। और सीहोर ज़िला में एक स्थान है जिसका नाम है हथनौरा। हथनौरा नामक स्थान से नर्मदा घाटी के अंतर्गत क्या की गई थी? 1982 में अरुण सुनकिया द्वारा मानव खोपड़ी की साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। दोस्तों ये विश्व में जो है पहले मानव के साक्ष्य थे जो कहीं से खोजे गए थे। वो कहाँ से खोजे गए थे? सीहोर जिला मध्य प्रदेश से खोजे गए थे। किसने खोजे थे? अरुण सुनकिया ने खोजे थे। ट्रिपल स्टार लगाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये व्यक्ति देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? भारत के एक महान पुरातत्ववेत्ता हैं और इनका नाम क्या है? डॉक्टर अरुण सुनकिया है। इन्होंने 1982 में 1982 में हथनौरा नामक स्थान से खोपड़ी की खोज की थी। मानव की खोपड़ी की खोज की थी। और ये खोपड़ी कौन सी है? वही है जिसे क्या कहा गया? नर्मदा मानव के नाम से जाना गया। अगर मैप में आपको दिख रहा है, अगर मैप में यहाँ पर ये आपका स्थल जो है यहाँ पर दिख पा रहा है, भीमबेटका है। और ये है आपका स्थल क्या? हथनौरा है। ये नीचे वाला स्थल जो क्या है? हथनौरा है। वैसे बता रही है कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के जो आसपास जो है इसको खोजा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं अगली स्लाइड की। और अगली स्लाइड हमारे पास ये फ्रेंड्स, हमने जो है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। और उसके अंतर्गत जो पहला भाग था इसका नाम था पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा जिसमें थे निम्न पुरा पाषाण काल। और दूसरा निम्न पुरा पाषाण के अंतर्गत हम जो है 2 संस्कृतियाँ देखी, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। जो है पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो दूसरा भाग है जिसका नाम है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत दोस्तों क्या हुए? उपकरण के निर्माण में जैस्पर, चर्ट और फ्लेट पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। आपको झक से याद आना चाहिए कि इसके पहले कौन से पत्थर का उपयोग करते थे? तो इसके पहले दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। कौन से पत्थर का? क्वार्टजाइट पत्थर का जो है हम उपयोग करते थे। यहाँ पर कैसे पत्थर का? जैस्पर, चर्ट, फ्लेट पत्थर का उपयोग करने लगे थे। ये जो आप चिकने पत्थर देख पा रहे हैं ये कौन से पत्थर हैं आपके दोस्तों? जैस्पर पत्थर हैं। ये वाले पत्थर कौन से हैं? जैस्पर प्रकार के पत्थर हैं। ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। अब इनमें क्या है? कुछ दवाइयाँ बांटने के लिए, कुछ पशुओं के उत्पाद रखने के लिए ऐसे चिकने पत्थर थे, थोड़ा सा साफ सफाई वाले थे, इसलिए इनका उपयोग किया जाने लगा। जो गंदे प्रकार के पत्थर थे उनका उपयोग जो किसी और में किया जाने लगा। एच.डी. संकालिया ने फलक संस्कृति भी कहा था इसे। दोस्तों किस काल को एच.डी. संकालिया ने फलक संस्कृति कहा था? तो आप क्या बताएंगे?
कि जो मध्य पाषाण काल है उसे जो है एचडी संकालीय ने क्या कहा था, फलक संस्कृति कहा था। ये है आपके इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, बागौर से प्राप्त हुए हैं। बागौर दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। बेलन घाटी जो है दोस्तों एमपी प्लस यूपी के क्षेत्रों में पड़ती है, और भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है। यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी बात करेंगे आगे चल करके। तो ये हो गया आपका क्या, मध्य पुरापाषाण काल हो गया। आगे बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों जो पुरापाषाण काल था उसे हमने कितने भागों में बांटा था, मैं दिखा सकता हूं। ये है, हमने देखा था कि पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को कितने वापस भागा, 3 भागों में, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंतर्गत हमने 2 संस्कृतियां देखी। कौन कौन सी, पहली संस्कृति देखी चौपर चेपिंग संस्कृति देखी, और दूसरी संस्कृति कौन सी देखी, इसमें हैंड एक्स संस्कृति देखी। हैंड एक्स संस्कृति देखी। मध्य पाषाण काल भी हमने कर लिया। मध्य का पाषाण काल में हमने देखा कि जहाँ यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, यहाँ पर जो हम क्या करने लगे, जैस्पर पत्थर का उपयोग करने लगे, चरट पत्थर का यहीं पर उपयोग किया। और इसी संस्कृति को जो मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति है, इसे क्या कहा था एचडी संकालिया ने, आपका फलक संस्कृति कहा था। चौपर चेपिंग संस्कृति दोस्तों पंजाब में थी। हैंड एक्स संस्कृति कहाँ पर थी, मद्रास में थी। मद्रास में ही पल्लवरम नामक स्थान से पहली कुल्हाड़ी की खोज रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी। अब बात करते हैं किसकी, इस कालखंड की बात करते हैं, और हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरापाषाण काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम करेंगे मध्य पाषाण काल की बात और नवपाषाण काल की बात करेंगे। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें फ्रेंड्स, चलिए अब हम वहीं चलते हैं जहाँ पर थे। ये आ गए हम उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों इस युग के उपकरण कैसे हो गए थे, ब्लेड युक्त हो गए थे। पहले दोस्तों उपकरण कैसे होते थे, काफ़ी जो है मतलब 2 धारी उपकरण होते थे। कैसे होते थे, पहले शुरुआत में जो है 2 धारी उपकरण होते थे। ये पहला यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में। जब दूसरे में आए तो कैसे उपकरण हो गए, फलक वाले उपकरण हो गए, इसलिए इसे फलक संस्कृति कह दिया गया। और जब तीसरी बार आए यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल में आए तो यहाँ पर उपकरण कैसे हो गए, ब्लेड युक्त हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उपकरण कैसे हो गए, ब्लेड यानी कि बहुत धार वाले हो गए। विश्वव्यापी संदर्भ में दोस्तों इसकी 2 विलक्षणताएं हैं यानी कि विशेषताएं हैं। कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि नए चकमक उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे आप, उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुई थी, नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। चकमक उद्योग क्या होते हैं दोस्तों, चमकीले पत्थर बनाने का कारखाना है। जो चमकीले पत्थर हैं उनको बनाने का जो उद्योग होता है वही चकमक उद्योग है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो चमकीले पत्थर आपके लगे हुए हैं, रंग बिरंगे पत्थर, तो यही क्या है, चकमक उद्योग है। आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का सर्वप्रथम हुआ दोस्तों कहाँ हुआ था, इसी काल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो आधुनिक मानव है जिसे हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं, उसका आगमन इतिहास में कब देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो क्या बताएंगे आप, उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं उच्च पुरापाषाण काल के दोस्तों, इसके साक्ष्य जो हमें लोहदा नाला से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, लोहदा नाला से प्राप्त होते हैं। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लोहदा नाला से प्राचीनतम हड्डी से बनी मूर्ति दोस्तों, क्या प्राचीनतम अस्थि से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, लोहदा नाला से प्राप्त होती है। और ये कहाँ, और दूसरे स्थल की बात करें दोस्तों, निवासा जो है ये भी आपका झारखंड में स्थित है। यहाँ से भी जो है उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिलसरगाम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से दोस्तों जो है चूल्हे प्राप्त हुए हैं, पुरापाषाण काल के जो है चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं बिलासरगाम से, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निवासा झारखंड में पड़ता है, यहाँ से भी जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लोहदा नाला साइड पर आपका निवासा में ही पड़ता है, झारखंड में। तो ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों एक बार, ये अस्थि के प्राचीनतम मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोहदा नाला से। अगली बात करते हैं, अब जो वो स्लाइड हैं दोस्तों जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन स्थलों के लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए मुझे क्या है, 10 सेकंड का समय दीजिए थोड़ा सा।
चलिए बात करते हैं अपनी वापस स्लाइड पर। दोस्तों हमारे पास है भीमबेटका, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपके सामने दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो भोपाल के पास में पड़ता है। भीमबेटका दोस्तों ऐसा कहते हैं कि महाभारत काल के जो भीम हुए हैं, बाद में उनकी बैठक जो है यहीं पर लगती थी जब वो जंगल में रहते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया था, इसे भीमबेटका नाम कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, इसकी खोज किसने की थी, तो हम ये बात कर चुके हैं। 1957 में मंदसौर जिले के जो है पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकड़कर द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए ये महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक चित्र पाए गए हैं। जो किसके किसके चित्र हैं दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, अभी इसका प्रश्न कराऊंगा। अभी जो थोड़ा मोड़ा प्रश्न मैंने लिए हैं अभी देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन जो चित्र हैं किससे संबंधित है। एक पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के भी चित्र हैं, कुछ मानव के भी चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको किसको चित्र दिख रहे हैं, ये पशुओं के चित्र दिख पा रहे हैं, लेकिन ये पूरे साफ नहीं दिख पा रहे हैं। जो रिसर्चकार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने खोजी हुए हैं यहाँ से किसके किसके पशु पक्षी मानव के चित्र खोजे हुए हैं। ये शायद पक्षी उड़ रहे हैं, जुड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, और ये तो पशु आपके दिख रहे हैं, हिरण का चित्र है आई थिंक। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भित्ति चित्र जो है आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो पशु पक्षी मानव की गतिविधियों से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पशु हैं, तो आप याद रखिएगा, भैंस पशु है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है के चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। ये किसके बारे में है दोस्तों, भीमबेटका के बारे में है। याद रखिएगा, इसे 2003 में जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। क्या किया गया था, विरासत स्थल घोषित किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स, यूनेस्को के द्वारा जो है इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड है फ्रेंड्स, ये शायद आपको दिख नहीं रही होगी क्लियर, लेकिन आपको ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो क्या दिए हुए हैं, पुरापाषाण कालीन के स्थल दिए हुए हैं। जो आपका ये हम पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से स्थल है महत्वपूर्ण, वैसे हमने देख लिए है। जो है महत्वपूर्ण उनको जो है क्या किया है मैं, वो भी मतलब उनकी अलग से स्लाइड बनाई हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, पहलगाम एक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भीमबेटका है, ये हथनौरा है, ये दोस्तों आदमगढ़ है, होशंगाबाद में स्थित है। ये आपका लोहदा नाला है, ये आपका लोहदा नाला है जो आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लोहदा नाला जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, हड्डी के प्राचीनतम जो है मूर्ति मिली हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से जो है पशुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ लोहदा नाला से दोस्तों अभी वो हमने देखा था कि मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पशुओं के पशु अवशेष लोहदा नाला से भी प्राप्त हुए हैं और आदमगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म जो है हथनौरा से ही मिला हुआ है। खासतौर से हाथी से जो है नर्मदा मानव की खोपड़ी भी प्राप्त हुई है, जो कि किसने खोजी थी, डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा खोजी गई थी। नेवासा जो है दोस्तों ये भी आपका महत्वपूर्ण है, और जो एक बिलसरगाम गांव था वो आंध्र प्रदेश में स्थित था, वहाँ से चूल्हों के साँचे के प्राप्त हुए हैं। ये है आपका पल्लवरम नाम का स्थान, आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पल्लवरम, जहाँ से क्या की गई थी, कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो ये क्या थी, आपकी सामान्य स्लाइडें थी। अब यहाँ पर कोई स्लाइड नहीं है, मैं बता दूँ एक बार और, चलिए प्रश्न के साथ में ही बता दूंगा। आपके सामने जो है ये है पहला प्रश्न दोस्तों, जो यहाँ से यूजीसी नेट की परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जितना हमने पढ़ा हुआ है उसके अंतर्गत जो पूछा गया प्रश्न है, बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। ब्राइटनेस तो बढ़ी हुई है, फिर शायद चमकने लगेगा। चलिए ठीक है, आपको कोशिश कर जाती है कि दिखाई दे रहा होगा। आप प्रश्न को आंसर बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में यदि बन रहा है, क्योंकि जो पढ़ा है उसी से आया हुआ है। प्रश्न क्या है आपके सामने कि जो भीमबेटका नामक स्थल है उससे प्रश्न है, भीमबेटका के शैल चित्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है,
गौर कीजिएगा, ये कहता है कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है। पक्षियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पशुओं का आखेट पशुपालन भी दिखाया गया है, पशुओं के चित्र। खाद्यान्न पर निर्भरता, दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि इस टाइम पर मनुष्य खाद्यान्न करता ही नहीं था, वो मांस मछली खाता था, शिकार करके खाता था। पक्षियों और पशुओं दोनों के आखेट, ये भी बात सही है। तो ये बात के चित्र दोस्तों देखने को नहीं मिलते हैं कि मनुष्य जो है रोटी खा रहा है बैठे, यानी खाद्यान्न पर निर्भर है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। ये क्या पूछा है, गलत ही पूछा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसके चित्र नहीं दिखाए गए हैं, तो आप समझिएगा खाद्यान्न पर निर्भर। अगर आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल है, कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में किसान क्या करेंगे, जो मनुष्य होंगे वो कृषि करना सीखेंगे। तो जब कृषि करना ही यहीं से सीख रहे हैं, तो खाद्यान्न पर निर्भर पाषाण काल में यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल में कैसे हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाणकालीन स्तर पर एस्यूलियन औजारों के साथ साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। तो दोस्तों अतारी पक्कम जो है, अत्रिम पक्कम जो स्थान हमने पढ़ा था, कहीं कहीं अतिराम पक्कम भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। ये अतिरम पक्कम जो स्थान है, और यहाँ से क्या मिले हुए हैं हमें, एस्यूलियन यानी कि पॉलिसीकृत, ऐसे कुछ मान लीजिए कि पॉलिश वाले जो है पत्थर के जो उपकरण मिले हुए हैं, पत्थर के औजारों के साथ पशु पद चिन्ह भी मिले हैं, यहाँ पशुओं के पद चिन्ह भी मिले हुए हैं और पत्थर के औजार भी मिले हुए हैं। वो कौन से स्थान है दोस्तों, अत्रिमपक्कम है। और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये स्थल जो है आपका मद्रास में स्थित है, मद्रास में स्थित है। भीमबेटका दोस्तों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मद्रास में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष स्वस्थानीय पुरा पाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं। तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हथनौरा से जो है मानव के क्या मिले हुए हैं, जीवाश्म मिले हुए हैं। दोस्तों 1982 में किसके द्वारा, डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर की गई थी खोपड़ी की खोज की गई थी। और इस दोस्तों जो ये खोपड़ी है, इसे क्या नाम दिया गया था, नर्मदा मानव का नाम दिया गया था, नर्मदा मानव का नाम दिया गया था। दोस्तों ये भारत में प्राचीनतम मानव के क्या हैं, साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, ये प्राचीनतम मानव के क्या हैं, साक्ष्य हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, हथनौरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका भी दोस्तों मध्य प्रदेश में प्राप्त है, और ये किस लिए, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अत्रिमपक्कम जो है दोस्तों ये मद्रास में पाया गया है, और यहाँ से जो है पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। डिडवाना दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये प्रश्न भी देख लिया। अगले प्रश्न, ये भी दोस्तों नेट JRF 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। दोस्तों संस्कृति दी हुई हैं, और ये किस काल से संबंधित है, ये प्रश्न आया हुआ है। नेट जो है 2014 का प्रश्न है। तो बागौर संस्कृति दोस्तों हमने बात की हुई थी कि ये जो है मध्य पाषाण काल में बात की हुई थी, कि जो बागौर संस्कृति हमने बात की थी कि बागौर स्थल से क्या प्राप्त हुए हैं, हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके, मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। और ये बागौर संस्कृति दोस्तों कहाँ पर थी, राजस्थान में थी। बागौर संस्कृति कहाँ पर थी आपकी, राजस्थान में थी। नेवासा हमने देखा था कि उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति है दोस्तों, ये आपकी झारखंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, झारखंड में पड़ती है नेवासा संस्कृति। और सोन संस्कृति दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल की थी, ये भी हमने बात की हुई थी। सोन घाटी से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं निम्न पुरा पाषाण संस्कृति। और कोल्डी हवा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नवपाषाण की संस्कृति, अभी नवपाषाण काल हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही हो सकता है। निवासा संस्कृति दोस्तों क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति है, तो बी नंबर का चौथा, तो बी का चौथा, सॉरी, नेवासा संस्कृति जो उच्च पुरा पाषाण संस्कृति, तो बी नंबर का चौथा, और बी में चौथा तो है, किसी भी नहीं दिया हुआ भाई। आई थिंक ये प्रश्न डिलीट किया गया होगा। बागौर संस्कृति मध्य पाषाण काल की संस्कृति है, तो सी का पहला, ये भी नहीं दिया हुआ। थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं क्या,
सोन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है। पहले का एक का दूसरा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। नेवासा संस्कृति दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति, बी का चौथा ही जा रहा है। और यहाँ पर बी का तो क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन ही है बी का। तो नेवासा संस्कृति मध्य पाषाण काल की संस्कृति। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों अभी हम जो है क्या ये मतलब मध्य पाषाण काल संस्कृति और नव पाषाण काल नहीं पढ़ा है। अभी जब आगे पढ़ लेंगे तो इसको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला और लास्ट प्रश्न है हमारे पास में कि भारत में पुरापाषाण के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किए गए थे। तो दोस्तों ये पुरापाषाण काल की जो सर्वप्रथम उपकरण कहाँ से मिले हुए हैं, पल्लवरम से मिले हुए हैं। पल्लवरम कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका मद्रास में पड़ता है। और मद्रास के अंतर्गत ही 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा क्या की गई थी दोस्तों, प्रथम कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो ये फ्रेंड्स क्या था, हमारा एक छोटी सी क्लास थी। अभी हमने क्या देखा है, पाषाण काल के अंतर्गत जो 3 भाग होते हैं उनमें से हमने क्या देख लिया फ्रेंड्स, पहला भाग देख लिया जिसका नाम है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो हमने 3 भाग देखे, पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने 3 भाग देखे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियाँ देखी, एक चौपर चेपिंग पेवल संस्कृति और एक देखी आपने हमने कौन, मद्रास संस्कृति से हैंडक संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें हमने भीमबेटका स्थल के बारे में देखा, हथनौरा के बारे में देखा, बागौर के बारे में देखा और जो है हमने ये पल्लवरम नामक स्थल भी पढ़ा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है इतिहास शुरू से लेकर के अंत तक चलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपकी रुचि कम लगे, लेकिन यकीन मानिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपकी बेहतर रुचि हो जाएगी। फ्रेंड्स धन्यवाद।